हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी हमारा वीडियो देख रहे हो। और उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, और जिसमें हम आपको क्लास 10th की लाइव प्रोसेस में आपको पढ़ा रहे थे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें थी जो आपकी थोड़ी बहुत माइन्यूट सी चीज़ें बची थी, और कुछ चीज़ें पेंडिंग में भी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके बोर्ड के और थोड़े भी कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काम लगेगा। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं फिर। अच्छा, शुरू करने से पहले, क्योंकि आपका पेंक्रियाज बचा था, कुछ बच्चों का डाउट था मेरे पास, उन्होंने भेजा था मुझे, और पहले मैं डाउट क्लियर कर देना चाहूँगा। तो कुछ बच्चों ने जो डाउट भेजा था, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन था, द पीएच ऑफ इंटेस्टाइनल जूस इज 7 to 9। ठीक है, तो बच्चे ने ये पूछा है कि इस केस में अगर पीएच आपका 7 to 9 है तो इस इंटेस्टाइनल जूस को ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे और बेस बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए एक्चुअली क्या है कि जो आपका एसिडिक, जैसे जो सोरेंसन ने स्केल बनाई थी वो 1 से लेके 14 तक उन्होंने स्केल बनाया था। ठीक है, हालांकि डिटेल आपको बताएंगे, एसिड बेस पढ़ाएंगे। उसमें क्या है, अगर आपका पीएच 1 से लेके 6 तक है तो इसको बोला जाता है एसिड या एसिडिक इन नेचर है। अगर आपका पीएच है 7 तो इसको पर्टिकुलरली हम बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक, अगर आपका पीएच 8 से लेके 14 तक है तो इसको बोलते हैं हम बेसिक। अब देखो, ये जो बचता है ना 6 से 8 वाले को, इसको हम जनरली रखते हैं स्लाइटली एसिडिक, मतलब स्लाइटली है, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है। सेम टू सेम लगभग 7 से 8 या 8.5 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो वो जो लगभग आता है वो आपका आता है स्लाइटली बेसिक। ठीक है, तो आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपने बोला था कि 7 से 9 के बीच में इसको आप किस में रखोगे, तो उसको आप स्लाइटली बेसिक में रखोगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये था कि ड्यूरिंग लिवर ट्रांसप्लांट, क्योंकि लिवर आपका जो होता है वो कुछ पार्ट्स निकल जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, लिवर ट्रांसप्लांट में हेल्दी लिवर को काट के अलग करके किसी अनहेल्दी वाले में लगा दिया जाता है। तो उस केस में क्वेश्चन ये है कि अगर हेल्दी वाले का लिवर अगर काट दिया जाए तो जितने प्रोसेसेस वो पहले करता था वो सारे करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, ऑब्वियस है वो करेगा, वो उससे उसको नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, लिवर चाहे बड़ा हो या थोड़ा सा उसमें से पार्ट काट दिया हो। अब जैसे क्या होता है ना, हमारा अकॉर्डिंग टू नीड, जब हमारे पास पूरा और रिसोर्सेज हमारे पास पूरे रहते हैं, तो जब रिसोर्सेज हमारे पास पूरे होंगे तो हम उसमें कम करेंगे। अगर हमारा थोड़ा सा रिसोर्स कम हो जाता है तो हम थोड़ा सा अपने आप को, होता है ना, जितना चादर उतना पैर, तो वो थोड़ा, तो लिवर उतना ही नॉर्मल फंक्शन करेगा। उसके पार्ट कटने से फर्क नहीं आएगा कि उसका प्रोसेस भी कम हो जाएगा या वो कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। तो लिवर जैसे था वो ऐसे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। थर्ड है आपका चोलेक्सिस्टेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। तो फिर अगर गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है तो फिर बाइल जूस स्टोर कहाँ रहता है? ठीक है, तो गॉल ब्लैडर, फिर देखो ये था क्वेश्चन। अच्छा, ये जब आपका गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो बाइल जूस स्टोर नहीं होता था। आपका जो बाइल जूस होता है वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन को पास ऑन कर दिया जाता है। देखो, पहले हमारे पास क्या था कि लिवर बाइल जूस को बनाता था, फिर उसको सिक्रीट कर देता था, तो वो आपके गॉल ब्लैडर में जाके क्या होता था, स्टोर हो जाता था। अकॉर्डिंग टू नीड, जब जरूरत पड़ती थी बॉडी को तब वो बाहर निकालता था और अपना इमल्सिफिकेशन या प्रोसेस को वो कंप्लीट करवाता था। लेकिन फिलहाल क्योंकि आपका गॉल ब्लैडर निकल चुका है तो अब आपका स्टोर ना होके अब आपका बाइल जूस डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाएगा। इससे दिक्कत क्या है, देखो, इसलिए कहते हैं कि जिनका गॉल ब्लैडर निकल चुका होता है उनको फिर ऑयल ही मना कर दिया जाता है, क्योंकि जितना आप ऑयल खाओगे उतना आप फैट होगा, और जितना फैट होगा फिर उतना आपके लिए बाइल जूस निकलना पड़ेगा, और बाइल जूस डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो अच्छा नहीं है। आखिर अगर ऐसे ही करना होता तो भगवान ने गॉल ब्लैडर ही क्यों बनाया होता है, वो स्टोरिंग के लिए क्यों दिया होता है? तो इसीलिए आप ऐसा जानो कि ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाना चाहिए, ताकि जिनका गॉल ब्लैडर निकल चुका हो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो जो क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे यही है कि आपका जो गॉल ब्लैडर की जगह जो बाइल जूस है वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में पास ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर है विटामिन B2। अच्छा, जो मैंने चार्ट दिया था आपको, विटामिन B2 उसमें सोर्स में लिखा है था लिवर, किडनी। अच्छा, तो किडनी कैसे?
एक्चुअली यहाँ किडनी लिवर का मतलब है ये बहुत सारे जो जानवर होते हैं उनके लिवर और उनके किडनी में विटामिन B2 का सोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे आप बहुत लोग हैं जो नॉन वेज होंगे, ठीक है, मैं तो वेज हूँ। अब बहुत होंगे जो नॉन वेज होंगे, वो जनरली जब मुर्गा बकरा जो भी खाते होंगे तो उसका जनरली, भाई आप फ्लेश ही खाओगे ना, अंदर ही का पार्ट खाओगे, तो वो यही सब खाते हैं। तो उसमें जो उनके अंदर का जो लिवर होता है, उनके अंदर की जो किडनी होती है, उसमें विटामिन B2 का सोर्स ज़्यादा होता है। तो अब इसने, क्योंकि जो बुक है उसने एग्जैक्ट नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि किडनी लिवर तो बहुतों की जानवर ऐसे आपका मान के चलो, मुर्गी भी हो गई, बकरा बकरी या जो भी हो गई, तो सबके किसी ना किसी की लिवर में ज़्यादा होगा, किसी की किडनी में B2 ज़्यादा होगा। तो वो एक इंडिविजुअल नाम ना लिख के उसने सीधे किडनी और लिवर लिख दिया। तो वो जानवरों के ऑर्गन का है, ठीक है, कि उनके ऑर्गन में ये पार्ट ज़्यादा पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी में था इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ RBCs। अच्छा, फ्रेजिलिटी का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अगर B2 की कमी हो जाएगी तो आपके बॉडी में जो फ्रेजिलिटी, नहीं B2 की कमी नहीं, तो K का वाला था, विटामिन K। हाँ, फ्रेजिलिटी इन द सेंस है, जैसे अगर आपको विटामिन K की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में फ्रेजिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब RBC जल्दी जल्दी टूटना शुरू कर देगा, ठीक है, उसका डिवीजन बहुत तेज होने लगेगा। तो जितना RBC डिवाइड होने लगेगा, आपकी बॉडी में RBC की संख्या बढ़ जाएगी, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो कोई ना कोई बीमारी। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है ब्रिटल, टूट जाना, बहुत आसानी से टूट जाएगा वो। तो RBC बहुत ईजिली टूट जाएगा, जिससे बॉडी में RBC की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था कि अगर हम पानी क्यों पीते हैं, ठीक है, हम पानी क्यों पीते हैं। अब इसका जो बेसिकली सवाल ये है, पानी क्यों पीते हैं, बहुत लोग, बच्चे नहीं जान रहे हैं, बच्चों को यही पता है कि पानी हम इसलिए पीते हैं क्योंकि हमें प्यास लगती है। ऐसा नहीं है, हमें प्यास लगती नहीं है, हमें प्यास लगवाई जाती है। कैसे क्या होता है देखिएगा। देखो, अब ये थोड़ा सा डिटेल आ जाएगा। देखो, होता क्या है कि हम एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा हम गेन कर रहे होते हैं, हम स्टार्च ले रहे होते हैं, ठीक है, उसमें भी स्टार्च में भी सबसे ज़्यादा जो आपकी बॉडी को डिमांड होता है वो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, बताया था। कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है ग्लूकोज, ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है ग्लूकोज। अब दिक्कत क्या है कि आगे चल के जब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपका बनता है CO2 प्लस कुछ अमाउंट में वाटर और प्लस कुछ अमाउंट में बनती है एनर्जी। ये जो एनर्जी आपके सेल में बनती है यही फिर इन द फॉर्म ऑफ ATP माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर ली जाती है, ठीक है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस उसको बोलते हैं जो बिजली स्टोर करता है, ना कि जो बिजली बनाता है। बच्चों को कंफ्यूजन यही रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, नहीं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। अब ये तो अच्छा, ग्लूकोज जब आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पायरेशन, जो आपका सेकेंड टॉपिक है जस्ट इसके बाद। अब सवाल ये है, कार्बोहाइड्रेट जो आप लेते हो, क्योंकि आपको याद होगा, शायद आपने बोला था कि आप होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हो, और याद है होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप जो अपना फूड लेते हो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हो, और कॉम्प्लेक्स जो होता है वो चेंज किया जाता है किसमें, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसका जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है वो होता है ग्लूकोज। अब सिंपल एब्जॉर्बेबल ग्लूकोज में अगर तोड़ना है तो कैसे टूटेगा, तो यहां से यहां तक की जो स्टेप होती है कि कार्बोहाइड्रेट को उसके सिंपल स्टेप में तोड़ने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होता है वाटर का, ठीक है, और इसी इवेंट को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसी इवेंट को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट जब पानी की मदद में टूट जाता है उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखो दो तरीके से हो, मतलब तीन तरीके में इसको डिवाइड किया गया है, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड। ठीक है, कई फॉर्म में तो उतना डिटेल नहीं है। अब बस आप इतना जानो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए पानी। ठीक है, अब क्योंकि आप खाना खा रहे होते हो तो आपका जो खाना होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता ही होता है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। आपकी बॉडी में ये रिएक्शंस कॉन्टिन्यूसली चल रहे होते हैं। इन शॉर्ट अगर कोई ऐसा समय आया आपकी बॉडी में धीरे धीरे वाटर का लेवल कम होने लगेगा तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाली जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे स्लो होने लगेगी, कम होने लगेगी। अब स्लो होगी तो बॉडी तुरंत, भाई कम होगी तो बॉडी उसको इंटरप्रेट करेगी कि ये वाला रिएक्शन तो स्लो हो रहा है। क्यों स्लो हो रहा है? क्योंकि वाटर का अमाउंट कम हो रहा है। तो तुरंत बॉडी जो है वो ऑर्डर करेगी हाइपोथैलेमस को कि पानी कम हो रहा है बॉडी में। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्योंकि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी को ऑर्डर करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका थ्रस्ट ग्लैंड को एक्टिव कर देगा और थ्रस्ट ग्लैंड के एक्टिव होते ही आपको लग जाती है प्यास और आप पानी पी लेते हो। और जैसे पानी अंदर जाता है, ठीक है सफिशिएंट अमाउंट में पानी हो गया, तुरंत रोक दिया जाता है तो आपकी प्यास बुझ जाती है। तो प्यास आपको लगती नहीं है, आपको लगवाई जाती है। ठीक है, तो पानी एक्चुअली यहाँ इसके लिए यूज किया जाता है। पानी आप किस लिए पीते हो भाई? आप पानी पी रहे हो तो किस लिए पीते हो? आखिर उसका कोई ना कोई तो बॉडी में काम होगा। ऐसे तो है नहीं कि प्यास लग रही है खाली पानी पी रहा है। और जितना आप पानी पीते हो क्या उतना ही यूरिन पास ऑन होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब है उस पानी का बॉडी के अंदर कोई ना कोई यूज चल रहा है, तो वो एक्चुअल यूज यहाँ चल रहा होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट करने में ही पानी यूज किया जाता है। तो आई थिंक आपका डाउट जितनों का था वो क्लियर हो गया होगा और अच्छा लगा कि बच्चों ने पूछा, डाउट क्लियर कर लिया, अच्छी बात है। ठीक है, तो आई थिंक डाउट मैंने क्लियर कर दिया, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। बाकी और रहा होगा तो आप पूछ लीजिएगा आगे चल के। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका हो गया, डाउट वाला पोर्शन हो गया। अब आपका लास्ट पोर्शन इसमें बचा है पैंक्रियाज। ठीक है, और वो आपको फिगर एक बताना है और उसके बाद कुछ डिजीजेस बताने हैं वॉमिटिंग से रिलेटेड टाइप। ठीक है, उसके बाद ये पोर्शन आपका हो जाएगा खत्म। फिर नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा रेस्पायरेशन। तो डाइजेशन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा रेस्पायरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, पैंक्रियाज जो होता है वो आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन था आपका? याद है आपको? फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन था आपका? लिवर था। ठीक है, याद हो अगर आपको मैंने बोला था कि लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है आपका स्किन होता है, लॉन्गेस्ट आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है और लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो आपका लिवर है। सेकंड लार्जेस्ट, अच्छा कितना वेट था इसका? लिवर का कितना वेट था? 1.5 kg, राउंड ऑफ आप याद कर सकते हो, 1.5 किलो का लिवर था आपका। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वेट लगभग 50 से 60 ग्राम होता है। पैंक्रियाज जो होता है आपका यू शेप्ड होता है, लगभग ये ड्यूडेनम के पास होता है। ड्यूडेनम याद है ना क्या होता है? ड्यूडेनम क्या है आपका? पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है, थर्ड आपका हेट्रोक्लाइन और मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों है? क्योंकि याद होगा ये एक्सोक्राइन की तरह भी बिहेव करता है और ये एंडोक्राइन की भी तरह बिहेव करता है। अगर ये एक्सो होगा तो आपको मैंने बोला था ये डक्टलेस होगा और इसमें आपका बेसिकली किसका फ्लो होता है? हार्मोन्स का फ्लो होता है। ठीक है, और अगर आपका एंडो होगा, ठीक है, ओ सॉरी उल्टा हो गया। एंडो में आपका ये डक्टलेस होता है और इसमें आपका हार्मोन फ्लो होता है और ये एक्सो जो होता है ये आपका विथ डक्ट जाता है और इसमें आपका जनरली एंजाइम्स फ्लो होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि दोनों होते हैं, ये एक्सो और एंडो दोनों की तरह काम करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हेट्रोग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस, भाई पैंक्रियाज है, आपने वहां स्टार्टिंग में पढ़ा ही था कि स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 जूस मिलता है, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस के पास क्या क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस के पास वाटर होता है और सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। ठीक है, पैंक्रियाटिक एंजाइम, अच्छा ये देखो पैंक्रियाटिक एंजाइम है तो ये कौन से सिक्रीशन से निकलेगा? एक्सो निकलेगा या एंडो निकलेगा? तो ये जो सिक्रीशन निकलेगा ये आपका एक्सोक्राइन
सिक्रीशन वाले हैं ये, ठीक है। अगर प्रोटीन डाइजेस्ट करना होगा तो पैंक्रियाटिक एंजाइम में देखो प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए आपका ट्रिप्सिनोजन निकलता है, कीमोट्रिप्सिनोजन निकलता है और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज निकलता है। अगर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करना हो तो आपको पैंक्रियाटिक एमाइलेज, अच्छा कुछ याद है कन्वर्जन के लिए, अगर आप याद करो आपके पास पैंक्रियाटिक के साथ साथ आपके पास सेलेवरी एमाइलेज भी था, लेकिन शायद याद हो मैंने बोला था कि पैंक्रियाटिक जो एमाइलेज है वो 15 to 20 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है किससे, सेलेवरी एमाइलेज से। तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज 15 to 20 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है सेलेवरी एमाइलेज से। थर्ड हो गया आपका फैट डाइजेस्टी, उसके लिए आपको फॉस्फोलाइपेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इससे आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गया बात कि आपका एक्सोक्राइन सिक्रीशन में। अब जरा देख लेते हैं एंडोक्राइन सिक्रीशन, पैंक्रियास कैसे काम करता है। देखो एंडोक्राइन सिक्रीशन के लिए इसके पास क्या है, एंडोक्राइन सिक्रीशन के लिए ये हार्मोन्स जनरली अपने अंदर से निकालता है। अब देखो पैंक्रियास के पास टोटल 3 तरीके के सेल होते हैं। एक होता है इसके पास अल्फा सेल, एक होता है इसके पास बीटा सेल और एक होता है इसके पास गामा सेल। ये जो बीटा सेल होता है, ठीक है, सेल सेल और सेल, बीटा सेल से ये सिक्रीशन करता है इंसुलिन का, ठीक है, और अल्फा सेल से ये सिक्रीट करता है ग्लूकेगॉन का, और गामा सेल से ही सिक्रीट करता है सोमैटोस्टैटिन। स्पेलिंग थोड़ी सी आई थिंक गलत हुई होगी, ठीक है। ये 3 चीज का सिक्रीशन करता है। अब देखो ये जो सिक्रीशन होते हैं ना, ये सारे के सारे एंडोक्राइन वाले से होते हैं। किससे होते हैं, एंडोक्राइन, मतलब कि ये सारे सिक्रीशन जो होते हैं वो आपके डायरेक्टली पोर्ड इनटू ब्लड, ये सारे सिक्रीशन आपके ब्लड में डायरेक्टली पोर कर दिए जाते हैं, उड़ेल दिए जाते हैं, इन्हें किसी डट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। अब देखो सबका इंडिविजुअल फंक्शन क्या होता है। देखो इंसुलिन का काम होता है आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम करना, ठीक है, तो इसका काम होता है ब्लड शुगर लेवल को कम करना। अगर आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो उसको कम करने की जिम्मेदारी इंसुलिन की होती है। सेम काम रिवर्स इसका काम ग्लूकागॉन का होता है, ब्लड शुगर लेवल को ये इंक्रीज करता है ब्लड में, ठीक है, और सोमैटोस्टैटिन जो होता है ये इन दोनों के लेवल पर एक नज़र रखने का काम करता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये मान ले रहा हूँ कि आपका जो ब्लड है, ठीक है, आपका जो ब्लड है इसका जो ब्लड शुगर लेवल है मैं मान ले रहा हूँ 100 है, ठीक है, नॉर्मल है ये, मैंने नॉर्मल वाला मान लिया। अब इन केस अगर ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ के 120 हो जाएगा तो तुरंत पैंक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन कर दिया जाएगा और इसको वापस 100 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब देखो 100 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 120 में से आपको 20 निकालना पड़ेगा। ये जो आपने 20 निकाला है, ये 20 क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में जाके स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। यानी क्या बोला, जब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो नॉर्मल लाने पड़ेगा, तो जब नॉर्मल इंसुलिन ले आएगा, लेकिन नॉर्मल लाने के लिए कुछ पॉइंट्स निकालने भी तो पड़ेंगे, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा जो ब्लड शुगर लेवल होगा वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और वो जाके लिवर में स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। सेम काम अगर आपका ब्लड शुगर लेवल मान के चलो 80 हो गया, ठीक है, अब अगर 80 हो गया तो तुरंत ग्लूकागॉन जो है वो लिवर से कहेगा कि वो जो एक्स्ट्रा वाला ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखे हो वो हमको दे दो। लिवर वो ग्लाइकोजन दे देगा, और अच्छा वो देगा भी कब, जब ग्लूकागॉन निकलना शुरू होगा। तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल हो गया कम,
पैंक्रियाज तुरंत अल्फा सेल को एक्टिव करेगा, वहां से वो ग्लूकागॉन को बाहर निकालेगा, ग्लूकागॉन तुरंत लिवर के पास एक्टिवेट करेगा कि ग्लाइकोजन को बाहर निकालो, ग्लाइकोजन वहां से निकल जाएगा और ब्लड शुगर लेवल को वापस बढ़ा देगा। अब आप अमाउंट की चिंता मत करो कि अगर 70 निकला या उससे कम हो गया, तो वो बॉडी उतना बैलेंस करके रखती है, इसीलिए आपको शुगर की बीमारी नहीं होती है। ठीक है, जब यही बैलेंसिंग आपकी बॉडी में बिगड़ जाता है, नहीं बॉडी बैलेंस कर पा रही होती है, तभी आपको शुगर या डायबिटीज होता है। जब तक आपकी बॉडी इसको बैलेंस कर रही होती है, तो वो खुद कर रही है कि कितना अमाउंट में कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना स्टोर करना है, कितना क्या करना है, वो सब कर रही होती है। ठीक है, तो आई थिंक ये, और बाकी ये जो होता है, ये दोनों प्रोसेसेस पर नज़र रखने का काम करता है। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जनरली नहीं है, आपका जो डायबिटीज होता है ना बच्चों, वो दो तरीके का होता है। एक होता है डायबिटीज मेलिटस और एक होता है आपका डायबिटीज इंसिपिडस। अब जिनको थोड़ा सा डिटेल जानना होगा, आप गूगल पे सर्च कर लो, मिल जाएगा। एक्चुअली जो डायबिटीज मेलिटस होता है, यही सबको होता है। ठीक है, ये सबको होता है। एक्चुअल में जो शुगर आप बोलते हो ना, वो यही वाला होता है, मेलिटस वाला ही शुगर। डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा तो आप निपट जाओगे तुरंत। और ये शुगर से रिलेटेड नहीं है, इसका कोई सिर्फ नाम आगे लिखा डायबिटीज, बट इसका कोई रिलेशन नहीं आता है। तो एक्चुअल में जो लोगों को होता है हमारे यहाँ, वो मेलिटस वाला होता है। मेलिटस में आप झेलते हो, चावल मना किया जाता है, क्योंकि इंसिपिडस हो जाएगा तो फिर निपट जाओगे आप। ठीक है, मतलब जिसको भी होगा। तो ये जस्ट एन एक्स्ट्रा पॉइंट था, जिसको भी पढ़ना होगा, अगर मन करता होगा तो आप गूगल पे सर्च करके आप पढ़ सकते हो मेलिटस क्या होता है, इंसिपिडस क्या होता है। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा इतना पढ़ने को, ठीक है, बट अपने इंटरेस्ट है, जिसको इंटरेस्ट हो वो कर सकता है। तो ये बेसिकली पैंक्रियाज के एंडो और एक्सो थे। अब नेक्स्ट आपको हम फिगर से समझा देते हैं कि लिवर, पैंक्रियाटिक जूस, कॉमन बाइल डक्ट, एक प्रॉपर सिक्रीशन कब, कैसे, कहाँ होता है। ठीक है, तो बने रहिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका फिगर आप क्लियर कर लीजिए। ये जो फिगर है इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आपको किसी भी बुक में ये फिगर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अपर लेवल का है। ठीक है, थोड़ा इसमें आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से फिगर पहले समझो, फिगर बाद में बना लेना, पहले समझ लो। देखो फिगर में क्या कह रहा है, आपको मैंने बोला था ये जो ऊपर वाला कैविटी यहाँ पे जो है, ठीक है, बनाया नहीं गया है, बट ये जो ऊपर वाली कैविटी है, इसको बोलते हैं थोरैसिस कैविटी। और थोरैसिस कैविटी में आपका हार्ट हो गया, लंग हो गया, रिब केज हो गया, ये सब आपके हार्ट, ये सब मिलते हैं आपकी थोरैसिस कैविटी में। और जो नीचे वाली होती है, ठीक है, जैसे जो ये वाली हो गई आपकी, यहाँ पर आप, मैंने बताया था, ये हो गया आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम से ऊपर वाली हो गई आपकी थोरैसिस, जिसमें आपका हार्ट हो गया, रिब केज हो गया, लंग हो गया। और थोरैसिस कैविटी, डायाफ्राम की जो नीचे वाली कैविटी होती है, उसको हम एब्डोमिनल कैविटी। तो डायाफ्राम आपका एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपकी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अपर पोर्शन आपका थोरैसिस कैविटी और नीचे वाला पोर्शन आपका एब्डोमिनल कैविटी होता है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था कि आपका जो लिवर होता है वो एट द टाइम ऑफ, मतलब पहले सिंगल लोब होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ वो आपका दो लोब में डिवाइड हो जाता है। और उसको दो लोब में डिवाइड करने के लिए जो ऑर्गन, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं फैल्सीफेरम लिगामेंट। फैल्सीफेरम लिगामेंट क्या करता है, ये डायाफ्राम से एक स्ट्रक्चर निकलता है और लिवर के अंदर इन्वेजिनेट होके उसको दो लोब में डिवाइड कर देता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो एक लोब हो गया राइट लोब और एक हो गया आपका लेफ्ट लोब। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो गॉल ब्लैडर, लिवर के अंदर ही आपका कॉर्नर साइड में होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, गॉल ब्लैडर हो गया। अब क्योंकि लिवर के अंदर आपका जो सेल्स होती हैं वो किसको बना रही होती हैं, बाइल जूस को वो बना रही होती हैं। तो लिवर में बाइल जूस बनता है और वाया हेपेटिक डक्ट सिक्रीट किया जाता है। मतलब कि लिवर में आपका बाइल जूस बना, उसके बाद हेपेटिक डक्ट में उसको डाल दिया जाता है। हेपेटिक डक्ट से आगे चलता हुआ वो आपस आगे जाके वो उसको मिलता है सिस्टिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट के अंदर वो जाके फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लिया जाता है। याद रखो,
हेपैटिक का मतलब हो गया ये लिवर से निकली है, और सिस्टिक का मतलब है ये गॉल ब्लैडर के पास है, ठीक है। तो हेपैटिक डक्ट में आपका बाइल जूस इंटर किया, मतलब सिक्रीशन किया, और आगे चल के वो सिस्टिक डक्ट में इंटर करके आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लिया गया, ठीक है। अब जब जरूरत पड़ी बॉडी को, जब डिमांड पड़ी कि हमको बाइल जूस हमको चाहिए, तो गॉल ब्लैडर से रिलीज कर दिया जाता है आपका बाइल जूस, और ये बाइल जूस जो होता है वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू बाहर चला जाता है, निकलता है। अच्छा, जहाँ पे ये पाइप कॉमन बाइल डक्ट वाली खत्म होती है वहाँ पर एक स्फिंक्टर मिलता है जिसका नाम रखा गया है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, नाम है ये, आप याद कर लो, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, देखो अभी पैंक्रियास का मैंने बताया ना ड्यूडेनम के पास होता है, तो ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका ड्यूडेनम हो गया, ठीक है। यही ड्यूडेनम आगे चल के फिर जेजुनम बनेगा, फिर यही चल के आगे चल के भी इलियम भी बनेगा। तो ये कॉमन बाइल डक्ट आके खुलता है पैंक्रियाज वाले रास्ते में, क्योंकि पैंक्रियाज यहाँ होता है, तो पैंक्रियाज से निकलेगा आपका पैंक्रियाटिक जूस, जो भी उसको निकलना होगा, तो पैंक्रियाटिक जूस यहाँ निकल रहा होता है, इसीलिए इतने हिस्से को बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। इतने हिस्से को पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं क्योंकि ये पैंक्रियाज से निकला है। अब इधर से पैंक्रियाटिक जूस निकल रहा है, इधर से आपका बाइल जूस निकल रहा है, तो होता क्या है, इधर से बाइल जूस आ रहा है और इधर से पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, इसीलिए फिर आगे वाले का नाम रख देते हैं हेपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपैटो मतलब लीवर से उठा लिया, ठीक है। हेपैटो वर्ड अगर कहीं भी आता है बायो में तो आप समझ जाना कि वो लिवर से रिलेटेड है। जैसे कार्डियक वर्ड आता है तो हार्ट से होता है, ऑर्थो बोन हड्डी के लिए होता है, ऑप्थेल्मो आई के लिए होता है, पल्मो लंग के लिए होता है, रिनल किडनी के लिए होता है, हेपैटो आपका लेवर के लिए होता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं मेडिकली, आप इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। वीडियो को एक बार रिवर्स करके एक बार फिर से मेडिकल टर्म्स हैं इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हेपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ये हेपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट आगे आपके खुलता है ड्यूडेनम में, लेकिन ये जब आगे बढ़ता है ड्यूडेनम के पास तो थोड़ा सा पार्ट वहाँ पे स्वेल कर जाता है, ठीक है, थोड़ा सा एरिया बढ़ा दिया जाता है। अब बढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि सिक्रीशन थोड़ा तेज आ रहा है ना भाई, दोनों का सिक्रीशन यहाँ पे आ रहा है, तो हल्का सा एरिया स्वेल कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, वाटर नहीं और वो वाला वेटर नहीं, तो एम्पुला ऑफ वेटर। उसके बाद भी यहाँ जब ड्यूडेनम में एंटर करता है उसके पहले भी एक वॉल प्रेजेंट होता है, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ऑडी बोलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, आपका यहाँ सिक्रीशन जो है ड्यूडेनम में इंसर्ट कर दिया जाता है, तो क्योंकि ड्यूडेनम में आपका डाइजेशन कंप्लीट करना, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाना है, तो यहाँ से पैंक्रियाटिक एमाइलेज, यहाँ से बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस सब आपका ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से होता हुआ फिर आपका जेजुनम इलियम में, फिर वहाँ आपका कंप्लीट डाइजेशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा एक फिगर था, आपको बना लीजिए, इसको कायदे से अच्छे से बना लीजिए, और इसमें जो भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा, जैसे देखो यहाँ पे आपके पास कुछ जैसे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी हो गया, एम्पुला वेटर हो गया, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन हो गया, ये सब चीज़ सारी चीज़ें आपको 10th क्लास में नहीं मिलेंगी, मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है, आप एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा थोड़ा रखो इन सब के बारे में, ठीक है। तो तब तक आप फिगर बना लीजिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका डिसऑर्डर रिलेटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। आपकी कुछ डिसऑर्डर हैं, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, जैसे इनडाइजेशन होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, ये पर्टिकुलरली आपके पास कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें एक दो हैं, तो अभी लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। मैं उसका आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगा, उसकी एक फ़ोटो को मैं लगा दूंगा, आप देख लो वहाँ से। अगर नहीं लग पाता है तो फिर आप वीडियो को थोड़ा रोक रोक के देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बट कोशिश करूँगा मैं कि लगा दूंगा, ठीक है। देखो, पहला डिसऑर्डर है आपका वॉमिटिंग। आप ध्यान से सुनो भी ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला डिसऑर्डर है आपका वॉमिटिंग। अच्छा, वॉमिटिंग में देखो क्या जनरली बोला है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी इन विच कंटेंट ऑफ स्टमक इज रिवर्स पेरिस्टाल्टिक इनटू ओसोफेगस एंड कम्स आउट वाया माउथ। अब इसको मैंने आपको क्लियर कट समझाया था कि आपका जो स्टमक होता है, ठीक है, स्टमक ओसोफेगस आपका स्टमक में आके खुलता है, ओसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वॉल्व होती है, मैंने बताया था आपको, वो वॉल्व का नाम क्या था, गैस्ट्रोइसोफेजियल वॉल्व था, ठीक है। अगर वो किसी भी तरीके से ओपन हो गया
तो आपका जो फूड है वो रिवर्स पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कर जाएगा और वो आपका वॉमिट मतलब बाहर आपकी बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। और ये तभी होता है जब आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ HCl सिक्रीशन कर गया है, जिसकी वजह से स्टमक में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो वॉल्व खुल जाती है। ठीक है। वॉमिटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन मेड्यूला एंड फॉलोज नोजिया। अब ये देखो आपका पर्टिकुलरली क्या है ना, हर चीज़ का एक प्रॉपर सेंटर होता है। जैसे आपको प्यास लगती है तो उसका थ्रस्ट सेंटर आपके पास होता है, तो ऐसे आपके ब्रेन में कई सारे पार्ट्स होते हैं, उनमें एक पार्ट है मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो जब आगे भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मेड्यूला एक्चुअल में है क्या। तो मेड्यूला ऑब्लंगाटा आपके ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जिसके पास वॉमिट का सेंटर होता है। ठीक है, अगर वो एक्टिवेट हो गया तो आपको वॉमिटिंग आना फील हो जाएगी। ठीक है। सेकंड है आपका डायरिया। डायरिया जो होता है वो आपका एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, मतलब आपको बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी बार बार होना पड़ेगा। वाटर कंटेंट इन द स्टूल इंक्रीजेज विच मेक इट्स वाटरी। आपका जो स्टूल होगा, ठीक है, आपका जो वेस्ट होगा उसमें वाटर का कंटेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, डायरिया जब भी होगा तो वाटर का कंटेंट हार्ड सॉलिड पार्ट में नहीं होगा, वो वाटरी हो जाएगा वो। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड डिक्रीजेज। आपका जो फूड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विथ म्यूकस एंड ब्लड नेम एज डिसेंट्री। कभी कभी थ्रू वॉशरूम आपका ब्लड भी निकल सकता है या म्यूकस पास आउट हो सकता है, तो उस पर्टिकुलरली इवेंट को हम डिसेंट्री नाम दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या, इरेगुलर बाउल मूवमेंट, ये भी लगभग आपका डायरिया जैसा ही वाला ही, आपको बार बार जाना पड़ेगा। वाटर कंटेंट इन द स्टूल इज लेस विच मेक स्टूल हार्ड। अच्छा, वाटर कंटेंट इसमें क्या है, वाटर कंटेंट इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि आपका स्टूल जो होगा वो पर्टिकुलरली हार्ड हो जाएगा। ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू इनटेक ऑफ ओनली नॉन वेज, एंजाइटी, एबनॉर्मल डेली रूटीन। ये तब होता है आपको जब आप नॉन वेज रेगुलरली ले रहे होगे, या बहुत आप चिंता परेशान रहे होगे, या आपका जो डेली रूटीन है वो बहुत डिफरेंट कर रहा होगा हर रोज के मुताबिक। ठीक है। टू प्रिवेंट इनटेक ऑफ रफेज सैलेड शुड इंक्रीजेज। आपको ऐसा रफेज मतलब ऐसा इरेगुलर बैलेंस डाइट नहीं लेना है, आपको बैलेंस डाइट लेना है, उसकी जगह आप सैलेड प्रेफर कर सकते हो, तो ये ठीक हो जाएगा। इनडाइजेशन क्या होता है, इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। अगर आपका फूड सही से डाइजेशन नहीं हो रहा होगा तो उसको आप इनडाइजेशन बोलते हो। इट रिजल्ट्स इनटू फुलनेस ऑफ एब्डोमेन। ये ऐसा लगेगा कि आपका एब्डोमेन फुलनेस है, मतलब आपको पेट भरा भरा लगेगा। अच्छा, इस पर्टिकुलर इवेंट को हम बोलते हैं ब्लोटिंग। ठीक है, रिजल्ट इनटू फुलनेस ऑफ एब्डोमेन, इसको बोलते हैं ब्लोटिंग। आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट भरा भरा है। ठीक है, आपको अगर महसूस हो रहा है कि आपका पेट भरा भरा है तो इस इवेंट को हम बोलते हैं ब्लोटिंग। जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं खाया है, इसे खाना खा लिया है इसीलिए आपको भरा भरा। कभी कभी होता है ऐसा कि हम खाना नहीं भी खाए होते लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा होता, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारा पेट भरा भरा है, तो वो जो पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है उसको हम ब्लोटिंग बोलते हैं। आप बोल सकते हो फीलिंग फुलनेस ऑफ स्टमक इज नोन एज ब्लोटिंग। It occurs due to an anxiety, decrease in digestive enzyme, overheating, abnormal routine and intake of spicy food। ठीक है, आप परेशान होते हो बहुत, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकल रहा है, ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा खाते हो, एबनॉर्मल रूटीन है और आप स्पाइसी फूड अगर बहुत ज़्यादा लेते हो तो उस केस में आपको इंडाइजेशन होता है। वैसे भी मना किया जाता है, ऑयल तेल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, आप जितना नॉर्मल फूड इनटेक कर सकते हो। हाँ, कभी कभी चलता है, ठीक है, अब एज ही ऐसी चलती है बच्चों की, ठीक है, कभी कभी चलता है, बट आप रेगुलर इनटेक करोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। हार्ट बर्न, बर्निंग सेंसेशन इन द ओसोफेगस ड्यू टू रिग्रेडेशन ऑफ गैस्ट्रिक HCl। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका स्टमक से HCl निकल रहा होता है वो आपको इतना ज़्यादा अमाउंट में निकल जाता है कि आपके पेट में जलन जैसा अनुभव होता है, या आपके यहाँ सब जलन जैसा अनुभव होने लगता है, तो उस पर्टिकुलर इवेंट को हम हार्ट बर्न कहते हैं। अब हार्ट बर्न इसका मतलब कि हार्ट जलने लगा, ऐसा नहीं है। HCl जब बहुत ज़्यादा निकल जाता है और वो रिवर्स बैक मारने लगता है तो ऐसा फील होता है कि यहाँ सब जलन होता है। दूसरी बात, कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट ऐसे एक्स्ट्रा में जान लो कि आप अपने खाने का जो रूटीन है वो फिक्स रखो। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या, देखो, अगर आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपके स्कूलों में जो लंच होता है वो टाइम उनका फिक्स होता है, कभी वो चेंज नहीं करते हैं। आपके घरों में भी जो खाना बनने का जो टाइम होता है वो भी लगभग सेम ही होता है कि इतने बजे शुरू कर देंगे तो इतने बजे तक हमारा खाना बन जाएगा। तो मम्मी लोग 8-7 बजे जो भी होता है शुरू कर देती हैं कि 9-9:30 तक खाना बन जाएगा। वो रेगुलर टाइम एक डिसाइडेड होता है। रीज़न ये है कि जब आपकी बॉडी किसी भी चीज़ को एक बार
उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेती है, तो फिर बॉडी उसी के हिसाब से। अब क्योंकि आप अगर खाना 9 बजे खाते हो रात में, ठीक है, तो 9 बजे रात में जब खाते हो खाना तो वो एचसीएल निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब वो हर दिन 9 बजे एचसीएल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप खाओ ना खाओ वो उसी दिन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने 1 महीना खाया, एचसीएल आराम से 9 बजे निकला, वो डाइजेशन किया, फिर आपने कभी 10 बजे खा रहे हो, कभी 7 बजे खा ले रहे हो, कभी 12 बजे, कभी खा ही नहीं रहे हो, लेकिन एचसीएल तो निकलता जाएगा ना। तो एचसीएल का कभी खाना मिल रहा है, कभी खाना नहीं मिल रहा है, कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में आपका जो स्टमक की वॉल होती है या जो लेयर्स होती हैं वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए सब काम छोड़ के पहले टाइम पे आप खाना खाइए ताकि आपका पेट सही रहे, और स्टमक अगर आपका सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपकी पूरी बॉडी सही रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जितना पढ़ाया उतना समझ में आ गया होगा आपको। बाकी ये डाइजेशन वाला पोर्शन था, ये आपका लगभग ख़त्म हो गया। सेकंड कल आपसे आपका स्टार्ट हो जाएगा रेस्पिरेशन का पोर्शन, और उम्मीद करते हैं जो भी पढ़ाया समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर शेयर करिए। बाकी क्वेश्चंस लगाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।